एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये साल था 1900 का। दुनिया एक नई सदी में कदम रखने जा रही थी। इस वक्त लोग उम्मीद से भरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अब इंसान सब कुछ कर सकता है, क्योंकि अब इंसानों के पास मशीनें और टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। इस समय एक मशहूर संगीत प्रकाशन कंपनी ने एक संगीत पुस्तक छापी, जिसका नाम था डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी सदी की शुरुआत। इस किताब के कवर पर एक बहुत ही आकर्षक चित्र छपा हुआ था। आखिर उस चित्र में क्या था? तस्वीर में एक देवी जैसी परी थी, सिर पर मुकुट, कपड़ों में रोशनी की चमक, और वो उड़ती जा रही थी, एक पंखों वाले पहिए पर बैठी हुई। उसके पीछे बैकग्राउंड में हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे रेलवे, एक कैमरा, एक प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्रियों की चिमनियां जिनसे धुआं निकल रहा था। ये सब मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे थे जैसे कोई कह रहा हो, अब इंसान प्रकृति से तेज दौड़ सकता है, अब जादू नहीं, मशीनें होंगी असली ताकत। एक और प्रचार चित्र छपा जिसमें दो जादूगर दिखाए गए। एक था अलादीन, पुराना चिराग वाला, जो एक झटके में महल बना देता है, और दूसरा था एक मशीन वाला इंजीनियर, जो पुल बना रहा है, जहाज खड़े कर रहा है, ऊंची इमारतें खड़ी कर रहा है, और वो भी बटन दबाकर। तब लोगों ने सोचा, अब असली जादू तकनीक और मशीनों का है, ना कि किसी जादू के चिराग का। लेकिन क्या सब कुछ वाकई इतना अच्छा था? इतिहासकारों ने इस सोच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, क्या ये तकनीकी प्रगति हर किसी के लिए थी? क्या इन मशीनों ने गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाई, या फिर कुछ लोगों को अमीर और बहुतों को मजदूर बना दिया? और यही से इस अध्याय की असली कहानी शुरू होती है। यहाँ पर इस कहानी के लेखक हमसे कहते हैं, आइए हम इतिहास में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि मशीनों की यह दुनिया कैसे बनी, किसे फायदा हुआ और कौन पीछे रह गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस कहानी के अगले पॉइंट को समझते हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रियों से पहले का समय। अब सोचिए, हम एक पुराने यूरोपीय गांव में खड़े हैं। वहां के गांव वाले जो बड़े मेहनती होते थे, उन्हें धागे यानी कि थ्रेड्स और कॉटन दिया जाता था। और अब क्या होता था? व्यापारी गांव में आते थे। व्यापारी यानी मर्चेंट्स गांव में जाते थे और गरीब किसानों और आर्टिसंस को पैसे और धागे देते थे। वो गांव वाले घर पर ही स्पिनिंग और वीविंग का काम करते थे, और व्यापारी उन कपड़ों को बाजारों में बेच आते थे। ये था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी फैक्ट्री से पहले का औद्योगिकरण। इसमें मशीनों का उपयोग नहीं था, बल्कि घरों में काम होता था और उत्पादन छोटे स्तर पर ही किया जाता था। इससे हुआ यूं कि गांव वालों को इनकम का नया स्रोत मिला। अब वो खेती के साथ साथ घर पर काम कर कर भी पैसे कमा सकते थे। व्यापारियों का फायदा यूं था कि उन्हें चीप लेबर मिल रहे थे और अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा था। अब उन्हें बड़ी फैक्ट्रियां बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये काम छोटे स्तर पर घरों में ही हो रहा था। पहले किसान अपने खेतों में काम करता था, लेकिन अब उसे घर पर काम करने के लिए पैसे मिल रहे थे। ये प्रोसेस पूरे सिस्टम को बदलने लगी, क्योंकि गांव वाले अब व्यापारियों पर डिपेंडेंट हो गए। इस सिस्टम से बहुत से किसानों को फायदा हुआ, पर वो इससे व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले लोन के चंगुल में। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो समय था जब फैक्ट्रीज नहीं थे, पर मास प्रोडक्शन हो रहा था। ये एक ऐसे कमर्शियल सिस्टम की शुरुआत थी जो आने वाले समय में फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रूप में बदलने वाला था। आसान भाषा में कहा जाए तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब वो समय जब फैक्ट्रीज नहीं थी, पर व्यापार और उत्पादन अपने तरीके से चल रहे थे। अब कल्पना कीजिए, हम एक पुराने अंग्रेजी शहर में हैं, जहां एक युवा व्यापारी सोचता है, हर जगह बिखरे हुए लोगों से काम कराना काफी थकाऊ है, क्यों ना एक ही जगह सबको इकट्ठा करके काम कराऊं। और बस फैक्ट्री नाम की चीज का जन्म हो गया। शुरुआत कब और कैसे हुई? 1730 के दशक में इंग्लैंड में पहली फैक्ट्रियां बनने लगी। पहले तो बहुत धीमा विकास हुआ, पर 18वीं सदी के अंत तक ये तेजी से फैलने लगी। कॉटन इंडस्ट्री ने फैक्ट्रियों की शुरुआत को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। एक मशहूर व्यापारी रिचर्ड आर्कराइट ने पहली कॉटन मिल की स्थापना करी। इस मिल में स्पिनिंग, विविंग, वॉशिंग एंड डाइंग सब कुछ एक ही छत के नीचे होने लगा। न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कि स्पिनिंग जेनी और स्टीम इंजन ने काम को और भी तेज कर दिया था, लेकिन ये मशीनें काफ़ी महंगी थी और हर व्यक्ति इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए एक ही जगह पर मशीनें लगाकर काम करवाना ज़्यादा कन्वीनियंट और प्रॉफिटेबल हो गया। फैक्ट्री होने के कई एडवांटेजेस की मजदूरों पर निगरानी रखना आसान हो गया था। क्वालिटी पर नियंत्रण रखा जा सकता था। उत्पादन तेजी से और बड़े पैमाने पर होने लगा था। व्यापारी अब ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। इस वक्त लोग सोचने लगे,
जहाँ चिमनी है, जहाँ धुआं निकल रहा है, वही असली प्रोग्रेस हो रही है। कारखानों के लंबे धुएं की पाइप यानी कि चिमनीज अब प्रगति यानी कि प्रोग्रेस का प्रतीक बन चुके थे। यहाँ लेखक हमसे पूछते हैं, क्या फैक्ट्रियों के बाहर काम करने वाले आर्टिसंस और मजदूर अब महत्वहीन हो गए थे? क्या हाथ का काम अब बेकार हो गया था? अब कहानी उस दौर में पहुंच चुकी है जब फैक्ट्रियां तो बन गई थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या हर जगह मशीनें छा गई? उत्तर है नहीं। इस बदलाव की रफ्तार वैसी नहीं थी जैसी हम फिल्मों में देखते हैं। ये कोई एक रात में पूरी दुनिया बदल गई वाली कहानी नहीं थी, बल्कि ये बदलाव धीरे धीरे टुकड़ों में और अलग अलग जगहों पर हुआ। सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री दौड़ी, वो भी धूल उड़ाती हुई। 1840 तक कॉटन उत्पादन में बूम आ गया। मेले चलने लगी, कपड़ा बनने लगा और दुनिया भर में बिकने लगा। अब बारी थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। जैसे ही दुनिया को रेलवे ट्रैक्स बिछानी पड़ी, लोहे और इस्पात यानी कि आयरन एंड स्टील की जरूरत बढ़ गई। अब ये सेक्टर औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का असली हीरो बन गया। अब मजे की बात यह है कि नई फैक्ट्री आने के बावजूद परंपरागत कारीगर और उद्योग, ट्रेडिशनल आर्टिसंस और इंडस्ट्रीज खत्म नहीं हुए थे। 1890 के दशक तक भी ब्रिटेन के सिर्फ 20% मजदूर मशीनों वाले उद्योगों पर काम कर रहे थे। बाकी सब अब भी लकड़ी, कांच, मिट्टी, चमड़ा और फर्नीचर जैसे हाथ के कामों वाले उद्योगों में लगे थे। व्यापारी और मिल मालिक मशीनें लाने से डरते थे। आखिर वजह क्या थी? मशीनें बहुत महंगी थी, जल्दी खराब हो जाती थी और रिपेयरिंग का काम अगर मजदूर पर्याप्त मिल रहे हो तो मशीन की क्या जरूरत थी भला? जेम्स वैट ने 1781 में स्टीम इंजन का पेटेंट कराया, लेकिन क्या वो फौरन छा गया? नहीं। 1800 तक पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन थे, वो भी ज्यादातर माइनिंग, कैनल बिल्डिंग और लोहे के कारखानों में थे। अब तक की कहानी का निष्कर्ष ये निकलता है कि ये रिवॉल्यूशन तो थी, पर इसकी प्रोग्रेस काफी धीमी थी। जैसे किसी पुरानी रसोई घर में धीमी आंच पर पकता खाना, वैसे ही औद्योगिकरण भी धीरे धीरे समाज में घुला, कभी तेज कभी थमा हुआ। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। मशीनें आ चुकी थी, लेकिन क्या इंसानों का काम एकदम से खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन में मजदूरों की भरमार थी। उस समय ब्रिटेन में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा थी। गांव से शहरों की ओर माइग्रेशन हो, काम मांगने वालों की भीड़ थी, जिससे मजदूरी सस्ती थी। फैक्ट्री मालिकों ने सोचा, जब मजदूर इतने सस्ते मिल रहे हैं तो महंगी मशीन क्यों लगाए? बहुत सारे उद्योग मौसमी यानी कि सीजनल थे। जैसे गैस उद्योग, बुक बाइंडिंग, प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ मशीनें साल भर बेकार खड़ी रहती, इसलिए हाथ से काम कराना ज्यादा प्रैक्टिकल। कुछ चीजें सिर्फ हाथ से बन सकती थी, कस्टमाइज्ड वर्क। मशीनें एक जैसी ही चीजें बनाती थी, लेकिन कई चीजें होती थी जो अलग डिजाइन यानी कि कस्टमाइज डिजाइन की मांग करती थी। जैसे ब्यूटीफुल ज्वेलरीज, सजावटी सामान, कई प्रकार की कुल्हाड़ियाँ, हथौड़े एक्सेट्रा। ये सब सिर्फ हाथ से ही अच्छी तरीके से बनाए जा सकते थे। हैंडमेड चीजें स्टेटस का सिंबल हुआ करती थी। ब्रिटेन के अमीर लोग मशीनों से बनी चीजों को काफी चीप समझते थे। वो हाथ से बनी वस्तुओं को क्लास का प्रतीक मानते थे, क्योंकि वो यूनिक थी, खूबसूरत थी। और इस वक्त अमीर बोलते थे, हमें हैंडमेड ही चाहिए, मशीन वाला नहीं। अमेरिका जैसे देशों में मजदूरों की कमी थी, इसलिए वहां मशीनें जरूरी थी। लेकिन ब्रिटेन में तो मजदूर हर गली में मिल जाते थे। मशीनें थी, पर हाथ भी टिके रहे। इंसानी श्रम और मशीनों के बीच कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक समझदारी थी, एक साझेदारी थी। अब तक हम जानते हैं कि फैक्ट्री और मशीनें आ चुकी थी, लेकिन क्या फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी में उतनी खुशियां थी? इस हिस्से में हम मजदूरों के संघर्ष, उनकी मुश्किलों के बारे में जानेंगे। मजदूरों का काम कभी आसान नहीं था। एक औसत फैक्ट्री मजदूर दिन में 12 से 16 घंटे तक काम करता था। काम बहुत कठिन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। फैक्ट्री में एक साथ बहुत सारी मशीनें और उपकरण चलते थे, जो अक्सर शोर और धुएं से भरे रहते थे। मशीनें तेज चलती है, लेकिन मजदूर के शरीर की गति उतनी तेज नहीं होती। मजदूरों को काम की कई बार काम के घंटे मौसम के हिसाब से होते थे। गर्मियों में काम बढ़ जाता, लेकिन सर्दियों में बहुत से मजदूरों को काम नहीं मिलता था। उन्हें सिर्फ सीजनल काम मिलता था, जिसका मतलब था कि कभी काम होता था और कभी नहीं।
यानी काम की कोई गारंटी नहीं थी। कुछ महीने काम मिलता और कुछ महीने उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता। फैक्ट्री के मजदूरों की तनख्वाह भी काफ़ी कम थी। मजदूरों की हालत खराब थी। उनका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल था। हेल्थ की समस्या आम थी। फैक्ट्री में धुएं और शोर की वजह से मजदूरों को सांस की बीमारियां होती थी, जैसे अस्थमा। दिन भर मशीनों के पास काम करना काफ़ी खतरनाक था। यहाँ पे कोई भी सेफ्टी सुरक्षा के उपाय नहीं थे। महिलाएं और बच्चे भी फैक्ट्रियों में काम करते थे, लेकिन उन्हें काफ़ी लो वेजेस मिलते थे। महिलाएं सिर्फ कपड़े बनाने के काम में लगी रहती थी, जबकि बच्चों को मशीन चलाने के काम पर लगाया जाता था। उनकी जिंदगी काफ़ी मुश्किल थी। फैक्ट्री मालिकों की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ मजदूरों ने कई बार प्रोटेस्ट किया। उन्होंने संगठित होकर स्ट्राइक्स की, लेकिन मालिकों के पास ज़्यादा ताकत थी। फिर भी न्यूज़पेपर्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने मजदूरों के अधिकारों को आवाज़ दी। धीरे धीरे ट्रेड यूनियंस बननी शुरू हुई, जो मजदूरों के हक के लिए। इन यूनियनों ने फैक्ट्री मालिकों से बेहतर वेतन, बेटर वेजेस और काम के घंटे, वर्किंग आवर्स में सुधार की मांग की। लेबर्स को उम्मीद थी कि अगर वो एक होकर आवाज उठाएंगे तो फैक्ट्री मालिक उन्हें अच्छा सैलरी और काम के घंटे कम कर देंगे। धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज में सुधार हुआ। मजदूरों के अधिकार की रक्षा की गई। अब हम चलते हैं 18वीं सदी के भारत में, जहाँ के कपड़े पूरी दुनिया के बाजारों की शान हुआ करते थे। ढाका का मलमल, कश्मीर की शॉल, बनारसी रेशम और सूरत का सूती कपड़ा, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। भारत के कपड़े पूरी दुनिया में मशहूर थे। भारत के रेशमी और सूती कपड़े यूरोप, अफ्रीका और एशिया में काफ़ी पॉपुलर थे। सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली जैसे बंदरगाहों से ये कपड़े जहाज़ों में भरकर विदेश भेजे जाते थे। ये कपड़े सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं थे, बल्कि हल्के, टिकाऊ और नरम भी थे। लोग कहते थे, ये कपड़े नहीं, ख्वाब है। ये काम एक पूरा नेटवर्क मिलकर करता था। वीवर्स कपड़े बुनते थे, साहूकार उन्हें पैसे देते थे, ट्रेडर्स उनसे खरीदकर विदेश भेजते थे। इस काम में पूरा गांव ही किसी फैक्ट्री जैसा काम करता था, लेकिन बिना मशीनों के। फिर आई ईस्ट इंडिया कंपनी और छा गया अंधेरा। कंपनी ने सोचा, अगर भारत के कपड़े इतने प्रसिद्ध हैं तो इन पर हमारा कब्जा होना चाहिए। उन्होंने गुमास्ता नाम के अपने एजेंट भेजे, जो सीधे बुनकरों से डील करते थे। बिचौलियों को हटा दिया गया, मीडिएटर्स को हटा दिया गया और वीवर्स को कहा गया, अब से सिर्फ हमें कपड़ा दोगे, वो भी हमारे बताए दाम पर। वीवर्स को कंपनी से लोन मिलता था, लेकिन इसके बदले उन्हें सिर्फ उसी को कपड़ा बेचना होता था, वो भी सस्ते दामों पर। अगर वीवर्स ने मना किया या देर की तो उनको मारपीट और उनका सामान जब्त किया जाता था, और कभी-कभी उन्हें जेल भी भेज दिया जाता था। वीवर्स की सुई अब आज़ाद नहीं थी, वो कंपनी के बेड़ियों में जकड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाजार पर नियंत्रण जमा लिया। पुराने व्यापारी खत्म हो गए। बुनकरों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा था। काम की आज़ाद जो कपड़ा कभी दुनिया की जबान पर था, वो अब शोषण की चादर में लिपटा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी से तंग आकर बहुत सारे बुनकर काम छोड़कर खेती करने चले गए। कुछ ने रोजगार बदल लिया, कईयों ने अपने परिवार के बच्चों को ये काम सिखाना बंद कर दिया। भारत की वीविंग की कला पर, भारत की बुनाई कला पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा एक आर्थिक गुलामी, इकोनॉमिक स्लेवरी की शुरुआत थी। वीवर्स की सुई और करघा अब स्वतंत्र नहीं रहा, बल्कि ये कंपनी के आदेशों से चलता था। कहानी का अगला हिस्सा, जब मैनचेस्टर से आया सस्ता कपड़ा और उसने भारत में तूफान ला दिया। अब जरा सोचिए, जब भारत के बुनकर यानी कि वीवर्स अपने करघे पर कपड़ा बुन रहे थे, उसी समय इंग्लैंड में मशीनें दिन रात कपड़ा उगल रही थी, और वो भी बहुत सस्ते दामों पर। ये कपड़ा अब भारत भेजा जाने लगा, और यहीं से शुरू हुई मैनचेस्टर की आमद, यानी इंग्लैंड के कपड़ों का भारत में प्रवेश। इंग्लैंड में मशीनों से बना कपड़ा बड़ी मात्रा में और तेजी से तैयार होता था। इसकी कीमत भारत के हाथ से बने कपड़ों से कहीं ज़्यादा कम थी। ये कपड़ा अब भारत में इंपोर्ट होने लगा और भारतीय बाजारों में छा गया। लोग बोले, जब मैनचेस्टर का कपड़ा आधे दाम में मिलता है तो भला महंगा देसी क्यों ले। भारत के वीवर्स को दोहरी मार पड़ी। एक तरफ कंपनी का कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन, और दूसरी तरफ मैनचेस्टर के कपड़ों से कंपटीशन। भारत में
लोकल मार्केट भी छिन गया। एक्सपोर्ट पहले से ही घट चुका था। बुनकरों की दुकानें सूनी हो गई और उनके करघे खामोश हो गए। 1861 से 1865 तक अमेरिका में सिविल वॉर हुआ। इससे अमेरिका से कॉटन का एक्सपोर्ट रुक गया और इंग्लैंड को भारत से कच्चा कॉटन खरीदना पड़ा। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा गया, जिससे भारत में कॉटन महंगा हो गया और बुनकरों को कच्चा माल मिलना मुश्किल हो गया। जिस कपड़े की जमीन भारत थी, उसकी जड़ें अब मैनचेस्टर काट रहा था। मैनचेस्टर का कपड़ा हर दुकान, हर बाजार और हर गांव में बिकने लगा। इसकी सुंदर पैकिंग, चमकीले रंग और कीमत ने भारतीय ग्राहकों को आकर्षित किया। कई लोग इसे फैशन और अंग्रेजी स्टाइल का प्रतीक मानने लगे। अब कुछ भारतीय व्यापारियों और नेताओं को ये समझ में आ गया कि ये आर्थिक गुलामी है। यहाँ से शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की कहानी। मैनचेस्टर के कपड़ों ने भारत के हैंडलूम इंडस्ट्री को गहरी चोट दी। भारत अब ना सिर्फ कच्चा माल देने वाला देश, बल्कि विदेशी माल का कंज्यूमर बन चुका था। मतलब अब हम सेलर से बायर बन चुके थे। वीवर्स की कला हार रही थी और मशीनें जीत रही थी। अब तक भारत मैनचेस्टर के कपड़े से भर चुका था। वीवर्स परेशान थे और व्यापारियों को नया रास्ता ढूंढना था। इसी समय कुछ भारतीय व्यापारी आगे आए और उन्होंने सोचा, जब हम खुद कपास उगाते हैं तो क्यों ना खुद ही कपड़ा भी बनाए। और यहीं से शुरू हुई भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना। 1854 में मुंबई में भारत की पहली कॉटन मिल इस्टेब्लिश हुई। इसमें गर्मियों में उत्पादन शुरू हुआ और धीरे धीरे उत्पादन बढ़ने लगा। इसके बाद अहमदाबाद, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों में भी मिलें खुली। भारत के कुछ साहसी और दूरदर्शी व्यापारी आ गए जैसे जिन्होंने इंदौर में जूट मिल खोली। अब भारत सिर्फ कच्चा माल नहीं देगा, अब मेड इन इंडिया भी एक सच्चाई थी। इन मिलों के लिए पैसा कहाँ से आया? बहुत सारा पैसा चीन के साथ अफीम व्यापार यानी कि ओपियम ट्रेड से मिला। कुछ पैसा कपड़े के व्यापार और बीमा कंपनियों से भी आया। यानी भारतीय व्यापारियों ने ग्लोबल ट्रेड से कमाए गए पैसों से लोकल इंडस्ट्री खड़ी की। भारतीय फैक्ट्रीज को कई चुनौतियां झेलनी पड़ी। कंपटीशन मैनचेस्टर के कपड़ों से, टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी, मशीनें और टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी और कच्चे माल की कीमत भी ऊपर नीचे होती रहती थी। फिर भी इन मिलों ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। इन मिलों में काम करने के लिए मजदूर चाहिए थे। मजदूर कहाँ से आते थे? इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर कहाँ से आए? कैसे उनकी भर्ती होती थी और उनकी जिंदगी कैसी थी? गांव की मिट्टी से फैक्ट्री के फर्श तक का सफर। जैसे जैसे भारत में मिलें खुलने लगी, सबसे बड़ा सवाल सामने आया, इतना काम कौन करेगा? कारखाने बन गए थे, मशीनें भी आ गई थी, पर मशीनें अपने आप नहीं चलती। मशीनों को चाहिए मजदूर, और मजदूरों की कहानी बड़ी ही दिलचस्प और संघर्ष भरी हुई है। गांव में खेती से गुजारा मुश्किल हो रहा था। बाढ़, सूखा, लगान और कर्ज ने किसानों को तोड़ दिया था। ऐसे में जब फैक्ट्रियों में काम की खबर फैली तो गांव से लोग शहरों की ओर दौड़ पड़े। कई लोग पैदल चले, कुछ बैलगाड़ियों में और कुछ ने ट्रेन की छतें पकड़ ली। फैक्ट्रियों में डायरेक्ट नौकरी नहीं मिलती थी। यहाँ आती है जॉबर। वो फैक्ट्री मालिक का भरोसेमंद व्यक्ति था। उसका काम था गांव से मजदूर लाना और उन्हें फैक्ट्री में काम दिलवाना। लेकिन जॉबर मजदूरों से पैसे, गिफ्ट और सिफारिश लेता था। अगर कोई मजदूर उसकी बात न माने तो उसे काम नहीं मिलता था। जॉबर गांव में एक छोटा राजा बन गया था। जो मजदूर शहर आते थे उन्हें काम के साथ साथ रहने की जगह भी ढूंढनी पड़ती थी। ज्यादातर लोग झुग्गियों में या कारखानों के पास बनी चालों में, वर्कर्स हाउसिंग में रहते थे। पानी की कमी, भीड़, गंदगी, जिंदगी आसान नहीं थी। कई लोग सोचते थे कि शहर में जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन हकीकत में काम का कोई भरोसा नहीं होता था। मजदूरी कम मिलती थी और बीमारियां यहाँ आम बात थी। फिर भी लोग हर मुश्किल सहते थे क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। मजदूर शहरों में रहते थे लेकिन उनका दिल गांव में ही बसता था। जब त्योहार आते तो वो गांव लौटते। कुछ सीजनल फार्मिंग में मदद करते, कुछ सिर्फ परिवार से मिलने जाते। इन मजदूरों की संघर्ष भरी कहानी ही भारतीय इंडस्ट्रियलाइजेशन की बैकबोन थी।
अब तक आपने देखा कि मैनचेस्टर का कपड़ा भारत में छा गया और मिलें भी खुलने लगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि छोटे कारीगर, हथकरघा और घर घर बनने वाला सामान खत्म हो गया? नहीं, यहाँ शुरू होती है एक अद्भुत कहानी, रेजिलियंस की। बड़े उद्योग आए पर छोटे टिके रहे। मिलों की संख्या बढ़ी लेकिन उनका दायरा सीमित रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में सिर्फ 10% वर्कर्स ही आधुनिक उद्योगों में काम करते थे। बाकी 90% अब भी हथकरघा यानी कि हैंडलूम पर, घरेलू कारीगरी, होम बेस्ड क्राफ्ट्स में या छोटे कारखानों में काम कर रहे थे। जो दिखता है वही उद्योग नहीं होता। असली काम तो घरों के भीतर चलता है। अब सोचिए, मशीनी कपड़ा सस्ता, तेज और चमकीला था, फिर भी हैंडलूम वाले कैसे बचे? इसका रीजन है उन्होंने तकनीक से दोस्ती कर ली, जैसे फ्लाई शटल का उपयोग। इससे बनाई इससे वीवर्स का काम तेज हो गया और उनकी प्रोडक्शन दुगनी हो गई। कई कारीगरों ने नई डिजाइन, अनोखे पैटर्न और स्थानीय स्वाद को बनाए रखा, जो मशीनी कपड़े में नहीं मिल सकता था। कुछ कपड़े इतने यूनिक थे कि उन्हें मशीनों से बनाया ही नहीं जा सकता था, जैसे बनारसी साड़ी, मद्रासी लुंगी, धोती, रुमाल, गमछा। ये सभी छोटे उद्योगों का हिस्सा थे। ग्राहक बोले, शादी हो या पूजा, कपड़ा हो तो बनारसी ही। छोटे उद्योग स्थानीय लोगों को रोजगार देते थे। ये उद्योग अक्सर फैमिली बेस्ड होते थे। पति बच्चे बुनाई में, पत्नी रंगाई या पैकिंग में। इन घरों में मशीन नहीं थी, लेकिन सदियों पुराना हुनर था। बड़ी मिलों से कंपटीशन थी, प्रॉफिट कम था, लेकिन लोगों को अपने काम से सेटिस्फैक्शन मिलता था। कुछ बुनकरों ने खुद के ब्रांड बनाकर माल बेचना शुरू किया। अब जरा सोचिए, अगर आप बाजार जाएं और वहां कोई कहे, भाई साहब ये साबुन देवी लक्ष्मी जी खुद इस्तेमाल करती है, तो क्या आप मुस्कुराकर खरीद नहीं लोगे? बस यही आइडिया था एडवर्टीजमेंट का, और यही बना बाजार में सफलता का हथियार। सामान बेचना ही था असली युद्ध। अब जब मशीन से कपड़े और वस्तु बनने लगी, तो सवाल था, आखिर इनको बेचा कैसे जाए? बड़ी कंपनियों को सिर्फ अच्छा माल बनाना नहीं था, बल्कि उसे कस्टमर्स तक पहुंचाना भी था। असली लड़ाई अब माल की पहचान यानी कि ब्रांडिंग और आकर्षण की थी। शुरुआत में कंपनियां अपने माल पर सिर्फ नाम और कीमत लिखती थी। फिर उन्होंने चित्र लगाने शुरू कर दिए। देवी लक्ष्मी, धन की देवी, सरस्वती, ज्ञान की देवी, कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, राजा महाराजा शाही ठाट में। ये सिर्फ शोभा नहीं थी, सिर्फ डेकोरेशन नहीं था, ये था भावना से जोड़ने का जरिया, इमोशनल कनेक्ट। ये चित्र उन लोगों के लिए भी संदेश देते थे जो कंपनियों ने रिलीजियस सिंबल्स का ऐसा यूज किया कि कस्टमर्स उसे अपना मानने लगे। जब स्वदेशी आंदोलन चला, तो भारतीय मेलों और व्यापारियों ने अपने एडवर्टीजमेंट्स को देशभक्ति से जोड़ दिया। उदाहरण के लिए, अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, भारत को मजबूत बनाओ। जैसे जैसे विदेशी कंपनियां एडवर्टीजमेंट्स के जरिए बाजार पर कब्जा करने लगी, वैसे ही भारतीय कंपनियां भी ब्रांडिंग में माहिर हो गई। कुछ ने नेशनलिज्म को माध्यम बनाया, तो कुछ ने कला और संस्कृति को। यानी कि बाजार में सिर्फ क्वालिटी नहीं, भावना और पहचान भी। एडवर्टीजमेंट्स ने इंडियन कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस किया, धर्म से, संस्कृति से और देशभक्ति से। ये वो दौर था जब देवी देवता भी प्रचारक बन गए थे और कपड़ा सिर्फ पहनने की चीज नहीं, बल्कि एक विचार बन गया था। इस पूरे टॉपिक से हमें क्या क्या चीजों के बारे में सीखने को मिलता है, आइए देखते हैं। मशीनें आई पर इंसान की कहानी कभी खत्म नहीं हुई। हमने देखा, कभी गांव में सूत काटने वाले किसान थे, फिर आई फैक्ट्रियां, मशीनें और धुआं उड़ाती चिमनियां। फिर भारत में भी मिलें खुली, बुनकर लड़े, व्यापारी बदले और आखिर में माल बेचने के लिए देवी देवता तक उतार दिए गए। अब सोचिए, क्या ये केवल टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन थी या ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक भूचाल था? औद्योगिकरण हर जगह एक जैसा नहीं था। ये प्रक्रिया कहीं बहुत तेज थी तो कहीं बहुत धीमी। कुछ लोगों को इससे फायदा हुआ, जैसे मिल मालिक, व्यापारी, लेकिन बुनकर, कारीगर और मजदूरों को बार बार संघर्ष करना पड़ा। फैक्ट्री सिस्टम ने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, पर हाथ की कला अब भी जिंदा रही। बनारसी साड़ी, कांजीवरम रेशम, ये मशीनें कभी नहीं बना सकी।
औद्योगिकरण के हर चरण में कुछ लोगों को सुधार के लिए लड़ना पड़ा। मजदूरों ने हड़तालें की, बुनकरों ने करघा छोड़ा, व्यापारियों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया। अब कपड़ा, साबुन, तेल सिर्फ चीजें नहीं रहे, वे देशभक्ति, परंपरा और भावना के प्रतीक बन गए। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, प्रोग्रेस केवल मशीनों से नहीं होती, वो होती है इंसान की संघर्षशीलता, रेजिलियंस, उसकी क्रिएटिविटी और उसके साहस से। औद्योगिकरण का युग हमें बताता है कि बदलाव आते हैं, पुराने रास्ते टूटते हैं, नए रास्ते बनते हैं। लेकिन लेकिन इस सब के बीच जो नहीं बदलता वो है इंसान का सपना, मेहनत और उम्मीद। यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है, पर इससे निकले सबक हमें आज के भारत को समझने में मदद करते हैं।